जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो यामिनी फिर युग के सीने को छूते हुए कहती है, ऐसे चुप क्यों हो गए युग बाबू? कहिए ना, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? युग धीरे धीरे यामिनी को पसंद तो करने लग गया था, पर वो अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी को भुला नहीं पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यामिनी को क्या जवाब दे। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि वो यामिनी को बोल दे कि हाँ, वो भी यामिनी से प्यार करता है। भला इतनी सुंदर और सुशील लड़की से कौन प्यार नहीं करना चाहेगा। पर दूसरी तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि शालिनी को छोड़कर किसी और को अपनाना, ये उसके प्यार की तौहीन होगी, ये जानते हुए भी कि शालिनी कभी उसकी नहीं हो सकती। जब युग चुप खड़े रहता है तो यामिनी नाराजगी के साथ कहती है, क्या हुआ युग बाबू? क्या मैं आपको पसंद नहीं? युग झट से बोल पड़ता है, नहीं यामिनी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है युग बाबू? युग हकलाते हुए कहता है, वो युग यामिनी की आंखों में देखता रहता है और कुछ बोलने की कोशिश तो करता है पर बोल नहीं पाता है। यामिनी मायूसी के साथ कहती है, मुझे पता है युग बाबू, आप मुझे पसंद नहीं करते। भला आप मुझे क्यों पसंद करेंगे? मैं गांव की लड़की जो ठहरी। आपको तो वो शहर की लड़कियां पसंद होंगी जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, दारू सिगरेट पीती हैं। युग यामिनी को समझाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। तुम शहर की लड़कियों से लाख गुना अच्छी हो। सच तो यह है कि मैंने आज तक तुम जितनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी। यामिनी नाटक करते हुए कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं ना युग बाबू, मेरा मन रखने के लिए। मुझे पता है आपको वही लड़कियां पसंद हैं जो शादी से पहले वो सब करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए वो भी करने के लिए तैयार हूँ। युग को यामिनी की बात अभी भी समझ में नहीं आई थी, इसलिए वो बेफिक्र होकर पूछता है, तुम क्या करने की बात कर रही हो यामिनी? यामिनी युग के करीब जाकर धीरे से कहती है, संभोग युग बाबू, आखिर यही तो करते हैं ना लड़का लड़की आजकल शादी से पहले। यामिनी की बात सुनकर युग के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने इस चीज की कल्पना तक नहीं करी थी कि कभी यामिनी उससे ऐसी बात बोलेगी। यामिनी अपनी बात जारी रखती है, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ संभोग करने के लिए भी तैयार हूँ युग बाबू। सिर्फ संभोग क्या, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ युग बाबू। युग का दिल इतने जोरों से धड़कने लग गया था कि यामिनी भी युग के दिल की धड़कनों की आवाज साफ साफ सुन पा रही थी। यामिनी युग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, कहिए युग बाबू, क्या आप मेरे साथ संभोग करना चाहोगे? जैसे ही यामिनी युग का हाथ पकड़ती है, युग के बदन में करंट दौड़ जाता है। यामिनी युग का हाथ पकड़कर अपने वक्ष पर रखने लग जाती है। युग की आंखों में देखकर यामिनी समझ गई थी कि युग भी उसके साथ संभोग करना चाहता था। यामिनी की बातों ने उसके अंदर की काम वासना को जगा दिया था। युग भी यामिनी के करीब चला जाता है और अपने दोनों हाथों से यामिनी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। यामिनी भी अपने आप को युग की बाहों में छोड़ देती है। यामिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और युग यामिनी के माथे को चूमने के लिए अपने होठ उसके माथे के पास ले जाने लगता है। युग धीरे धीरे अपने होठ यामिनी के माथे के पास बढ़ा रहा था। अब यामिनी के भी दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लग गई थी। युग यामिनी के दिल की धड़कनें सुन पा रहा था। युग यामिनी के माथे को चूमने ही वाला था कि तभी एक बूढ़े आदमी की गुस्से के साथ आवाज सुनाई देती है, नीच, तू यहाँ पर रंगरलियां मना रही है और मैं तुझे घाट पर ढूंढ रहा था। बूढ़े की आवाज सुनकर युग जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। वो यामिनी को किस नहीं करता है। युग को बूढ़े की आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। यामिनी भी बूढ़े की आवाज सुनकर झट से अपनी आंखें खोल लेती है। युग और यामिनी जब दोनों अपनी नजरें राइट साइड करते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने शॉल ओढ़कर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। बूढ़े को देखकर युग की आंखें फटी की फटी रह गई थी। युग के सामने वही बूढ़ा खड़ा हुआ था जो इससे पहले उसे ट्रेन में और ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर से भागते हुए दिखा था। यामिनी के हाथ पैर उस बूढ़े को देखकर कांपने लग गए थे। यामिनी कांपते हुए कहती है, बाबा, आप यहाँ पर? बूढ़ा गुस्से से आग बबूला होते हुए कहता है, हाँ मैं, तुझे क्या लगा? तू यहाँ पर गुलछर्रे उड़ाती रहेगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तू यहाँ पर इस लड़के के साथ ये क्या कर रही थी? यामिनी घबराते हुए हकलाते हुए कहती है, वो बाबा, मैं। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले युग बोल पड़ता है, आप तो वही है ना जो मुझे उस रात ट्रेन में मिले थे? वो बूढ़ा यामिनी से अपनी नजरें हटाकर युग की तरफ देखने लग जाता है और जानबूझकर नाटक करते हुए कहता है, कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? युग बूढ़े पर दबाव बनाते हुए कहता है, आप मुझे भूल गए क्या? याद कीजिए, आपने ही तो उस रात मुझे यक्षिणी के बारे में बताया था। और सिर्फ उसी रात नहीं, उसके बाद भी आप मुझे एक दो बार मिले हैं।
मैंने आपको अपनी ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर भी देखा था। आपने ही कायर के बर्थडे की पार्टी खराब करी थी ना? बताइए आपने ऐसा क्यों किया था? यामिनी के बाबा युग के सारे इल्जामों को नकारते हुए कहते हैं, तू यहाँ पर मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और उल्टा तू मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। गांव वालों से बोलकर तेरी ऐसी हड्डियां तुड़वाऊंगा ना, देख लेना। ये तेरा शहर नहीं है जहां पर लड़कियों के साथ कुछ भी कर दो और घर वाले चुप बैठे रहेंगे। ये गांव है, गांव। यहाँ लाशें कहाँ गायब होती हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता है। यामिनी रोते हुए कहती है, बाबा आप ये क्या बोल रहे हैं? युग बाबू ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें कुछ मत कीजिएगा। यामिनी के बाबा यामिनी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तू तो चुप ही कर करम चली। बड़ी जवानी चढ़ रही है ना तुझे, तू घर चल, तेरी सारी जवानी उतार दूंगा मैं आज। अपने बाबा की बातें सुनकर यामिनी रोने लग जाती है। युग यामिनी का हाथ उसके बाबा से छुड़ाने के लिए अपने कदम तो आगे बढ़ाता है, पर उसके बाबा का गुस्सा देखकर अपने कदम वहीं पर रोक लेता है। वो जानता था सारी गलती उसी की थी। उसे यामिनी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर वो उसे नॉर्मली मिलता तो कैसे भी करके वो उसके बाबा को समझा लेता, पर वो दोनों जो करते हुए पकड़े गए थे उसके बाद बाबा को क्या समझाता युग। युग अपने सर पर हाथ रखते हुए सोचता है, अक्सर हमारी जिंदगी में हम ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जब रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। आज मेरे साथ भी यही हुआ। यामिनी रोते हुए अपने बाबा को समझाते हुए कहती है, बाबा बाबा मेरी बात तो सुनिए। युग बाबू बाकी लड़कों की तरह नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं और वो मुझसे प्यार भी करते हैं, तभी तो वो मेरे साथ ये सब कर। यामिनी के बाबा उसे बीच में ही टोकते हुए कहते हैं, अपना मुंह बंद रख बदतमीज लड़की। तुझे तो ये भी नहीं पता कि किसके सामने कैसी बातें करनी चाहिए। लगता है इज्जत के साथ तूने अपनी मान मर्यादा सब बेच खाई है। यामिनी सिसकियां लेकर कहती है, पापा ऐसी बात मत बोलिए बाबा। यामिनी के बाबा उसे लेकर वहां से जाने लग जाते हैं। युग यामिनी के बाबा को रोकना तो चाहता था पर रोक नहीं पा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे यामिनी के बाबा को रोके। वो अपनी मोहब्बत को अपने आप से दूर होते हुए देख रहा था। यामिनी के बाबा यामिनी को वहां से ले जाते हुए कहते हैं, तुझे मैंने मना किया था ना किसी भी लड़के से मिलने के लिए, तो फिर तू क्यों मिली? लगता है तू बाज नहीं आएगी। वो तो अच्छा हुआ सही वक्त पर मैं आ गया, वरना पता नहीं क्या कर बैठती तू इस लड़के के साथ। आज तू बस घर चल, फिर बताता हूं मैं तुझे। यामिनी के बाबा यामिनी को लेकर वहां से चले जाते हैं और युग वहीं पर खड़ा रहता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी उससे दूर नहीं गई थी, बल्कि कोई उसकी जिंदगी को उससे दूर ले गया था। सुबह हो गई थी और सुबह के 6 बज रहे थे। दिलीप और सुदेश कंचन के साथ रोंका मुचा घाट पर थे। कंचन ने काला सूट पहना हुआ था और हमेशा की तरह अपने माथे पर भभूत लगाकर रखी हुई थी। सुदेश कंचन को वो जगह दिखाते हुए कहता है जहां पर रतनपाली की लाश मिली थी। यही है वो जगह कंचन जी, जहां पर उस यक्षिणी ने रतनपाली को अपना शिकार बनाया था। कंचन वो जगह देखते हुए कहती है, अच्छा तो यही है वो जगह। दिलीप कंचन की बात से हामी भरते हुए कहता है, हाँ कंचन जी, यही है वो जगह। बहुत तड़पा तड़पा कर मारा था उसने मेरे दोस्त को। एक बूंद तक नहीं छोड़ी थी उसने मेरे दोस्त के शरीर में। कंचन झुकती है और रेत को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, बहुत शौक है ना उस यक्षिणी को मर्दों का खून पीने का, अब उसका खून मैं पीऊंगी। कंचन अपने हाथों से रेत को यहाँ वहां करने लग जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही थी। सुदेश फुसफुसाते हुए दिलीप से पूछता है, ये कंचन जी क्या कर रही हैं जीजा जी? दिलीप सुदेश पर चिढ़ते हुए फुसफुसाते हुए जवाब देता है, मुझे क्या पता ये क्या कर रही है, तू ही तो इसे लेकर आया था ना, तो अब तू ही पूछ ये क्या करना चाहती है। सुदेश झुकता है और कंचन के पास बैठते हुए हिचकिचाते हुए पूछता है, ये आप क्या कर रही हैं कंचन जी? कंचन कुछ जवाब नहीं देती है। वो अभी भी रेत में कुछ ढूंढ रही थी, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जिस चीज को वो ढूंढ रही थी वो उसे मिल नहीं रही थी। जब बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिलता है तो कंचन अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और घाट के आसपास टहलने लग जाती है, पर उसने अपनी नजरें घाट की रेत पर ही जमाई हुई थी। कंचन के पीछे पीछे ही दिलीप और सुदेश भी चलने लग जाते हैं। दिलीप गुस्से के साथ सुदेश को घूरने लग गया था, क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से घाट पर घूम रहे थे, पर कंचन ने अभी तक कुछ नहीं बोला था, ना ही बताया था कि वो करना क्या चाहती है। चलते चलते कंचन बिश्नोई नदी के किनारे पर पहुंच जाती है। नदी के पानी का बहाव कुछ तेज था, जिस कारण जब पानी पत्थर से टकरा रहा था तो उसकी कुछ बूंदें आसपास रेत के घाट पर गिर रही थी। कंचन उन पानी की बूंदों को देख ही रही थी।
तभी उसकी नजर घाट पे पड़े एक लंबे से काले बाल पर पड़ती है। जब पानी की बूंदें उस बाल पर गिरती हैं, तो कंचन देखती है कि उस बाल का रंग काले से नीले रंग में चमकने लगता है। ये सब देखकर कंचन की आंखें चौंधी आ जाती हैं। कंचन झुकती है और उस बाल को उठाते हुए कहती है, मिल गया। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो मुझे जरूर मिल जाएगा। अब उस यक्षिणी की खैर नहीं। दिलीप कंचन को घूरते हुए कहता है, क्या मिल गया आपको कंचन जी? सुदेश भी दिलीप का साथ देते हुए कहता है, हाँ कंचन जी बताइए। आपकी बातें तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती हैं कि आप क्या कहती हैं। कंचन अपने हाथ का बाल दिखाते हुए कहती है, पता है तुम्हें ये क्या है? सुदेश झट से बोल पड़ता है, ये तो बाल है, वो भी किसी लड़की का। इतने लंबे बाल तो लड़की के ही होते हैं ना। कंचन गुस्सा करते हुए कहती है, वो तो मुझे भी पता है, पर तुम्हें पता है ये किसका बाल है? दिलीप बाल को देखते हुए झट से पूछता है, किसका? कंचन उस बाल को दोनों सिरों से पकड़कर खींचते हुए कहती है, ये बाल किसी और का नहीं बल्कि यक्षिणी का है। सुदेश हकलाते हुए कहता है, क्या कहा आपने? यक्षिणी का? दिलीप कंचन पर शक करते हुए पूछता है, आप कैसे कह सकती हैं कि ये बाल यक्षिणी का है? ये किसी और का भी तो हो सकता है। घाट पर रोज कितनी औरतें गुजरती हैं, ये उनमें से भी तो किसी एक का हो सकता है ना। कंचन दिलीप के सवाल का जवाब देती है, रुको, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि ये बाल यक्षिणी का है या किसी और का। इतना कहकर कंचन उस बाल को नदी के पानी के अंदर डालने लग जाती है। जैसे ही वो बाल पानी के अंदर जाता है, सुदेश और दिलीप देखते हैं कि वो बाल पानी के अंदर नीले रंग में चमकने लग गया था। ये सब देखकर सुदेश और दिलीप भौंचक के रह गए थे। कंचन उस बाल को वापस से पानी के अंदर से बाहर निकालते हुए कहती है, अब हो गया ना तुम दोनों को यकीन कि ये यक्षिणी का ही बाल है? यक्षिणी के बाल की एक खासियत होती है, और वो ये कि पानी के अंदर जाते ही उसका बाल नीले रंग में चमकने लग जाता है। कंचन उस बाल पर हाथ फेरते हुए कहती है, अब ये बाल ही उस यक्षिणी की कमजोरी बनेगा। सुदेश फिर पूछ बैठता है, ये बाल यक्षिणी की कमजोरी बनेगा, पर कैसे? कंचन उस बाल का पानी पोंछते हुए कहती है, तुम लोग शायद भूल रहे हो कि वो यक्षिणी यक्षिणी तो है ही, पर साथ में एक डायन भी है जिसे एक अभिशाप मिला है, और डायनों की शक्ति उसके बालों में होती है, और उसके बाल ही उसकी कमजोरी होते हैं। तो उस हिसाब से ये बाल यक्षिणी की भी कमजोरी है। कंचन की बातें सुनकर दिलीप और सुदेश दोनों खुश होने लग जाते हैं। कंचन अपनी बात आगे जारी रखती है, अब तुम दोनों बस रात का इंतजार करो, देखना कैसे मैं रात में उस यक्षिणी को मौत के घाट उतारती हूँ। दिलीप अपने चेहरे पर कातिल स्माइल लाते हुए कहता है, मतलब तुम आज रात उस यक्षिणी को मार दोगी?